जेएमएम वाले लोग हैं, ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं, ये जो आरजेडी वाले लोग हैं, ये अरब महासागर का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंद महासागर का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए बहुत नाप तोल करके, बहुत मंथन के बाद, बहुत चिंतन के बाद अपनी पार्टी नौजवान संघर्ष मोर्चा को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय किया है। अब तो प्रदेश की भी जिम्मेवारी है सर, उपाध्यक्ष हैं आप और कयास लगाए जा रहे हैं सरकार बनी तो। हमारे यहाँ का राजनीतिक करने वाले अनंत प्रताप देव जी जिस दिन हाथ पकड़ करके ताहिर अंसारी को खींचते हुए बाबा बंशीधर के गर्भगृह में ले गए, उस दिन मैं समझता हूँ कि वह बाबा बंशीधर के मंदिर का अपमान हुआ। हिंदू और सनातन धर्म के हम लोग जैसे करोड़ों लोगों के आघात हुआ है, हमारी आस्था पर चोट हुई है और ताहिर मियाँ को भी चाहिए था कि हम कम से कम मंदिर में नहीं जाएं। जो इतिहास रच देता है, झारखंड में युवा स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं आप, और आप हर प्रखंड को एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देने का काम करते हैं, जो कि बहुत सराहनीय काम है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे सर, केतार हो, खरौंदी हो, भवनाथपुर हो, आज भी भवन तो है लेकिन डॉक्टर विहीन है, स्वास्थ्य कर्मी विहीन है। उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? मांग किया। आज खरौंदी अस्पताल आप देखिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हरिहरपुर अस्पताल, पाचाडूमर अस्पताल, बिशुनपुरा का अस्पताल, डंडई का अस्पताल, इतना विशाल अस्पताल मैंने बनवाया था, लेकिन सरकार के निग्लिजेंसी के चलते आज वो अस्पताल नहीं बन पा रहा, चालू नहीं हो पा रहा है। हमारे नमस्कार, मैं हूं प्रथम कुमार और आप देख रहे हैं जन संदेश झारखंड। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो एक राजनीतिक धुरंधर हैं। 3 बार के भवनाथपुर विधानसभा से विधायक, 1 बार के स्वास्थ्य मंत्री और मौजूदा समय में भाजपा के कोर कमेटी के मेंबर और भाजपा के फायर ब्रांड विधायक, और जो कहते हैं कि पलामू से हैं, पटकते कम और घसीटते ज्यादा हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं विधायक भानु प्रताप शाही जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, बिना देरी किए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, अभी मौजूद हैं अपने कार्यालय पर, निजी आवास पर, जो सेल का परिसर है टाउनशिप में। तो सर, चुनावी मुद्दे से शुरुआत करते हैं कि हाल ही में विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाले हैं। इसको लेकर के इस बार की आपकी क्या तैयारी है सर? किन किन मुद्दों पर प्रखरता से इस बार आप आवाज उठाएंगे? भवनाथपुर विधानसभा को लेकर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, झारखंड का एक ही विषय, सबसे बड़ा विषय है, वह है बेरोजगारी। जब से ये सरकार बनी है तब से बेरोजगारी का सवाल सदन के अंदर, सदन के बाहर और सड़कों पे मेरे द्वारा और मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। क्योंकि यह सरकार पिछले चुनाव में 2019 में युवाओं के साथ यह घोषणा किया था कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को नौकरी, और जिनको नौकरी नहीं उनको 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता। लेकिन आज 5 साल होने को है और 5 लाख का तो बात छोड़ दीजिए, 5,000 नौकरी भी झारखंड में युवाओं को यह सरकार नहीं दे पाया। स्थानीय नीति और नियोजन नीति भी नहीं बना पाया। बेरोजगारी भत्ता भी 1 रुपए किसी बेरोजगार युवाओं को नहीं दे पाया। तो आज झारखंड का सबसे बड़ा विषय बेरोजगारी है। झारखंड में पलायन निरंतर जारी है। ये सरकार जो है कभी भी इस विषय पर गहनता से चिंता करने का काम नहीं किया। रघुबर दास जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, 5 साल के दरमियान 1.5 लाख सरकारी नौकरी और 3 लाख से अधिक गैर सरकारी नौकरी यहाँ के युवाओं को बांटा गया। अपने ही क्षेत्र में आप उठा करके देख लीजिए, एक सिंघीताली हमारा गांव है, उस गांव में 14 लड़के और लड़कियों को, चाहे दरोगा हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या शिक्षक हो, उसमें पिछले 5 साल में बहाली हुई। अब पूरे विधानसभा में आप एक आदमी का नाम नहीं बता सकते हैं कि बहाली हुआ है। निष्पक्ष तरीका से बच्चों का बहाली होना, उनको रोजगार उपलब्ध होना, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन 5 साल में न जेएसएससी के द्वारा, न जेपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए गए, ना ही फेयर तरीका से एग्जाम करके किसी भी युवाओं को नौकरी दिया गया। तो ये बहुत बड़ा विषय है झारखंड के लिए। इस विषय पर हम लोग सदन के अंदर भी लड़े, आप लोगों ने देखा। हम लोगों को मार्शल आउट किया गया, रात भर हम लोग को बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिया गया, लाइट बंद कर दिया गया, हम लोगों को उठा करके पोठिकों में फेंक दिया गया। फिर हम लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया तो हम लोगों के ऊपर गैस के आंसू गैस के गोले फेंके गए।
मिर्चा बम फेंका गया, पानी का फव्वारा फेंका गया, लाठियां चलाई गई, कटीले तार लगाए गए, लेकिन उसके बाद भी युवाओं के हक की लड़ाई निरंतर हम लोगों की जारी है। सर, बहुत गर्व की बात थी कि 28 साल का एक युवक है जो इतिहास रच देता है। झारखंड में युवा स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं आप, और आप हर प्रखंड को एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देने का काम करते हैं, जो कि बहुत सराहनीय काम है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे सर, केतार हो, खरौंदी हो, भवनाथपुर हो, आज भी भवन तो है लेकिन डॉक्टर विहीन है, स्वास्थ्य कर्मी विहीन है। उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं सर? देखिए, मैं जब मंत्री था तो 1049 डॉक्टरों का, MBBS डॉक्टरों का बहाली किया था, और उसके बाद 5 स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। 5 स्वास्थ्य मंत्री के दरमियान डॉक्टरों की बहाली नहीं के बराबर की गई। चिकित्सकों का जरूरत जनसंख्या के हिसाब से, IPHS नॉर्म्स के हिसाब से बहुत अधिक है, और यहाँ उस हिसाब से हमारा चिकित्सक नहीं मिल पा रहे हैं, या सरकार उसको रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रही है। आपको याद दिलाना चाहेंगे, 2022 के मेरा बजट सेशन में यही प्रश्न था। हरिहरपुर, केतार, खरौंदी, अरंगी, बिशुनपुरा, सगमा और डंडई, ये अस्पताल तो बने हुए हैं, लेकिन इस अस्पताल में चिकित्सक नहीं है, अस्पताल खुल नहीं रहा है। तो ये अस्पताल कब चालू होगा, डॉक्टर कब बहाल करेंगे? मैं आपको वीडियो फुटेज भेज सकता हूं, ये आप लोग देखे होंगे उसको। मंत्री ने कहा कि 15 अप्रैल तक आपके यहाँ, ये 2022 की बात है, बहाल कर दिए जाएंगे। जब एक मंत्री बन्ना गुप्ता सदन के अंदर झूठ बोल सकते हैं, आप सोचिए कि 15 अप्रैल को हो जाना चाहिए था, आज हम लोग 24 में बैठे हुए हैं। इसके बाद भी एक चिकित्सक का बहाली सरकार नहीं किया। चिकित्सक का बहाली विधायक नहीं करते हैं, सबको पता है, ये सरकार और मंत्री करते हैं। विधायक जाकर के डिमांड करते हैं। मैंने लगातार डिमांड किया, लगातार मांग किया। आज खरौंदी अस्पताल आप देखिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हरिहरपुर अस्पताल, पाचाडूमर अस्पताल, बिशुनपुरा का अस्पताल, डंडई का अस्पताल, इतना विशाल अस्पताल मैंने बनवाया था, लेकिन सरकार के निग्लिजेंसी के चलते आज वो अस्पताल नहीं बन पा रहा, चालू नहीं हो पा रहा है। हमारे जनता को दूर दूर भटकना पड़ रहा है। 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर पर जाने के बाद प्राथमिक उपचार हो पा रहे हैं। तो ये काफी दुखद है, और इसके लिए मंत्री बन्ना गुप्ता सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। चूंकि उसके पहले जो मंत्री थे, थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया था, लेकिन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोई भी 5 साल के दरमियान काम करने का काम नहीं किया। आप सोचिए, पूरे भवनाथपुर में जिसकी आबादी लगभग 2 लाख के आसपास है, खरौंदी, भवनाथपुर, केतार और हरिहरपुर मिलाकर के, एक MBBS डॉक्टर था, उसका भी तबादला इन्होंने कर दिया था हुसैनाबाद, जो बड़ी लड़ाई लड़ करके पुनः मैंने करवाने का काम किया। अभी एक डॉक्टर के जिम्मा 5 अस्पताल है, तो कैसे चलेगा स्वास्थ्य व्यवस्था? ये तो मंत्री बन्ना गुप्ता को जवाब देना चाहिए, झामुमो को जवाब देना चाहिए। बगल में जो हमारे मंत्री हैं, जो सरकार के पार्ट हैं और अपने आप को सुपर मुख्यमंत्री समझते हैं, मिथिलेश ठाकुर, उनको जवाब देना चाहिए कि डॉक्टर क्यों नहीं है। ये सवाल हम लोगों की तरफ से होता है। तो अब क्या करता है, JMM के लोग विधायक से पूछता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या विधायक चपरासी का भी पोस्टिंग करता है क्या, या सरकार करती है? तो सरकार करती है तो इसका दोषी सरकार है, इसका दोषी मंत्री है। मुख्य मुद्दा, जैसा कि आपने बताया, भवनाथपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए बेरोजगारी है, पलायन है। आप भी क्षेत्र में रहते हैं, मैं देखता हूं, आप लोगों से मिलते हैं। जब महानगरों से लाशें आती हैं जो बाहर काम करने जाते हैं हमारे यहाँ के लोग, तो सर उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, या उसके लिए आपने क्या किया? बीते 2 दशक से आप राजनीति में हैं सर, रोजगार के क्षेत्र में आपने भवनाथपुर विधानसभा में क्या कार्य किए? देखिए, जिस दिन से हम राजनीति शुरू किए हैं, उस दिन से बेरोजगार युवा का, यहाँ के महिलाओं का पलायन रुके, इसके लिए मेरी निरंतर प्रयास और निरंतर आवाज हम सदन में उठाते रहे। आपको याद होगा, जब रघुबर दास जी की सरकार थी, उस समय भी भवनाथपुर टाउनशिप में सीमेंट फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री या कोई अन्य उद्योग लगाने की बात मैंने कहा, जिसका जवाब CP सिंह दे रहे थे। गैर सरकारी संकल्प मैंने लाया था, तो लंबी बहस हुई। सरकार ने गोल गोल जवाब उस समय भी दे करके और कहा कि नहीं, हम लोग ये सेल का जो जमीन है वो अभी सेल के पास है, उसको राज्य सरकार के पास लाएंगे, उसके बाद हम लोग निविदा निकालेंगे, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें जो लोग आएंगे उसको हम लोग देंगे। तो बात उसमें कुछ आगे बढ़ी रघुबर जी सरकार में।
ये सेल के जमीन को राज्य सरकार को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। सरकार बदल गई, हेमंत सोरेन जी की सरकार आई, आज तक वो प्रक्रिया पर ये लोग कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। सेल की भी लापरवाही है और स्टेट गवर्नमेंट की भी लापरवाही है। अभी तक जमीन जो है वो हैंड ओवर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं हुआ। जब तक स्टेट गवर्नमेंट को जमीन हैंड ओवर नहीं होता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाले। तो ये राज्य सरकार का उनके अंदर मन निराशा का भाव है, कोई भाव नहीं है कि लोगों को नौकरी दिया जाए। हेमंत सोरेन जी की सरकार बनती है 28 दिसंबर 2019 को और 16 फरवरी 2020 को हमारा तुलसीदामर माइंस को बंद कर दिया जाता है। उसी तरह से हेमंत जी की सरकार बनी थी 2013 में, हेमंत जी मुख्यमंत्री बने थे और 2013 में घाघरा माइंस को बंद कर दिया। उस समय के विधायक अनंत प्रताप देव थे। अभी हेमंत जी की सरकार बनी, तुलसीदामर माइंस इन्होंने बंद कर दी। हमारे यहाँ यही 2 संस्थान थे जिसमें कि हजारों मजदूर काम करते थे, उनका चूल्हा जलता था। इन लोगों ने उसको बंद करके, आपने देखा कि सदन में मैंने कितना लड़ाई लड़ा तुलसीदामर माइंस का, उसका फुटेज भी आपको मिल गया होगा, ये आप लोग सारे लोग जानते हैं। आपने पूछा था सर कि गढ़वा जिला में एक भी उद्योग नहीं है, उसके बारे में भी सर इस कड़ी में केंद्र की एक योजना थी सर अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर योजना, उसमें भी राज्य और केंद्र के बीच में तानाकसी के बीच में भवनाथपुर में वो नहीं खुल पाया, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहिए। नहीं, मैं वहीं आ रहा था। तो ये दोनों माइंस बंद होने के बाद मैंने तुलसीदामर माइंस के लिए कितना लड़ा विधानसभा में, वापस खुल जाए। क्योंकि अब तुलसीदामर माइंस में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। पहले ये केंद्र से गाइडेड होता था, लेकिन 2019 में एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद ये पूरा तरह से राज्य के अधीन आ गया। राज्य को इसको खोलना है, राज्य को एनओसी देना है, राज्य को सेल को उसको केवल एक पत्र निकाल करके दे देना है। लेकिन राज्य सरकार अभी तक नहीं दिया, जिससे 3000 मजदूर आज हमारे घर में बैठे। इसी बीच में कॉरिडोर का विषय मैंने सदन में उठाया गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से। वो लंबा विषय चला था, आप लोगों ने देखा होगा, 17-18 मिनट विधानसभा के अंदर मैंने चर्चा किया। और यही मिथिलेश ठाकुर जो बगल के मंत्री हैं, यही जवाब दे रहे थे सरकार के मुख्यमंत्री के तरफ से। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा प्रस्ताव नहीं है, ये बोकारो चला जाएगा, वहाँ जमीन उपयुक्त नहीं है, वहाँ एनएच से बहुत दूर है। जबकि मैंने उनको सदन के अंदर बताया कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टाउनशिप भवनाथपुर वह है, हमारा डैम है, हमारा रेलवे लाइन है, हमारा एनएच से दूरी कम है और टाउनशिप बना हुआ है। केवल यहाँ कॉरिडोर प्रारंभ करने की जरूरत है। लेकिन ये कॉरिडोर को खींच करके मुख्यमंत्री जहाँ के रहने वाले हैं गृह जिला बोकारो ले जाने का प्रयासरत है। जबकि हमारा गढ़वा जिला का डीएम, एसडीएम, सीओ सामूहिक बैठक का हमारे सांसद के प्रयास से हम लोग भी थे बैठक में। हम लोगों ने यहाँ कॉरिडोर प्रस्ताव का प्रस्तावना भेजा है। प्रस्तावना भेजे हुए 3 साल हो गया, वह मुख्यमंत्री के चैम्बर में फाइल जो है धूल फांक रहा है। तो ये जवाब तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देना चाहिए, मिथिलेश ठाकुर को देना चाहिए कि कॉरिडोर पर इनकी नजर क्यों लगी। क्या वो नहीं चाहते हैं कि भवनाथपुर में रोजगार उपलब्ध हो? वो आकर के लंबी लंबी बातें बोलते हैं। हमारे बच्चों का लाश यहाँ आता है तो हम लोगों का कलेजा टूटता है कि नहीं टूटता है, हम लोगों की तकलीफ होती है कि नहीं होती है। आप क्यों कॉरिडोर के फाइल पर बैठे हुए हो? आप क्यों तुलसीदामर के फाइल पर बैठे हुए हो? ये जवाब तो आपको देना होगा। तो ये जवाब कौन देगा? जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वही जवाब देगा। तो ये अपना जवाब विधायक पर थोपते हैं। तो विधायक तो कोई एनओसी देता नहीं है, विधायक का कोई ऐसा पावर होता नहीं है। अब क्या है, जिसकी सरकार है वो हमसे सवाल करता है कि भानु जी सीमेंट फैक्ट्री क्यों नहीं लगाए, भानु जी फलाना फैक्ट्री क्यों नहीं लगा दिए। क्या एक विधायक अपने से फैक्ट्री लगाता है? मैं पहला सवाल उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, अपने विपक्ष के लोगों से। और अगर विपक्ष का विधायक फैक्ट्री लगा सकता है तो सत्ताधारी का मंत्री कितना फैक्ट्री लगा सकता है? बगल में हमारा मंत्री है मिथिलेश ठाकुर। तो हमारे यहां जब हम एक सीमेंट फैक्ट्री बना सकते थे, मान लीजिए मैं नहीं बना पाया, हमने ये गलती किया, अगर ऐसा लगता है लोगों को, तो मिथिलेश ठाकुर तो मंत्री हैं, सरकार में है, उनको तो 20 फैक्ट्री डाल देना चाहिए था। तो इसका जवाब झामुमो के लोग देगा क्या? कांग्रेस के लोग देगा क्या? आरजेडी के लोग देगा क्या? इसका जवाब से वो भाग जाते हैं। मंत्री
फैक्ट्री नहीं लगा सकता है, लेकिन विधायक से वही मंत्री आकर के सवाल करता है। कितना दुखद है और जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र के तमाम जनता और युवा से यह बात कहूंगा कि सरकार जिस दिन आएगी, भारतीय जनता पार्टी का बाबूलाल मरांडी जी ने भी, आपको याद होगा, बंशीधर में घोषणा किया है, सबसे पहला प्राथमिकता गढ़वा जिला के टाउनशिप घाघरा में उद्योग का स्थापना है। चाहे वो उद्योग कोई भी हो, चाहे वो कॉरिडोर के माध्यम से लाएं, सीमेंट फैक्ट्री बना करके लाएं, चाहे जो भी उद्योग हो, यहाँ स्थापना जरूर किया जाएगा और यहाँ के युवाओं का पलायन रोका जाएगा। ये हम लोगों का लक्ष्य है। सर, एक सवाल और भी इम्पोर्टेंट है सर, कि आपकी सरकार योजना चलाती है, हेमंत सरकार, और वर्तमान सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को आप किस तरीके से देखते हैं? हम लोगों से जब बात करते हैं, जो आवेदन लेकर के आते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार से अबू आवास के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं जहां कोई 20,000 रुपये 30,000 रुपये दे रहा है, उसका काम तुरंत हो जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहिएगा सर, झारखंड सरकार में, वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, सिस्टम में दोष है। प्रधानमंत्री आवास आ रहा है और गरीबों को मुफ्त में बिना पैसा लगाए हुए आवास मिल रहा है, और अबुआ आवास आ रहा है। तो सरकारी सिस्टम में हेमंत सोरेन के बबुआ लोग 50-50 हजार रुपया ले रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अबुआ आवास का 2 फेज शुरू हुआ है। पहला फेज का अभी भी गरीब जो है ढलाई लेवल पर करके बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि फाइनल पैसा हमको मिल जाए। हुआ क्या, हेमंत सोरेन जी ने वोट लेने के लिए कितना भारी गंदा राजनीति किया है। पहला फेज में हर पंचायत में 40-50 अबुआ आवास उन्होंने दिया। अब वो पहला किस्त में 50,000 दिए और 50,000 बबुआ लोग से ले लिए। दूसरा किस्त में 40,000 दिए, तो गरीब थोड़ा काम कर दिया। अब उसको अंतिम किस्त नहीं दे रहे हैं, अंतिम किस्त रोक करके नया फेज का उन्होंने अबुआ आवास शुरू कर दिया। पुराना अबुआ आवास जो है ढलाई लेवल पर है, और नया अबुआ आवास जो 50,000 दिए, फिर बबुआ लोग 50,000 ले लिया। तो गरीब करेगा तो क्या करेगा? ये पूरा का पूरा सिस्टम का दोष है, और ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के गंगोत्री से शुरू होता है। उनका ही देन है कि ये सिस्टम इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है। बालू 500 रुपया का 5,000 रुपया ट्रैक्टर हो गया। बालू के लिए क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, छुपा हुआ नहीं है। अंचल में चले जाइए, CI, CO, कर्मचारी मोटेशन के लिए, रसीद काटने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए गरीबों से किस तरह से पैसा वसूल रहा है। गरीब का गाड़ी कमाई वसूल रहा है। युवाओं से मोटरसाइकिल के नाम पर, चेकिंग के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। बिजली का छापामारी करके किसानों से पैसा लिया जा रहा है। हर तरफ से यह सरकार गरीब के पॉकेट से पैसा निकालने का काम। सर, जब हमने आनंद प्रताप देव से पूछा इस सवाल को भ्रष्टाचार पर लेकर के, तो उन्होंने आप ही पर आरोप लगा दिया कि आप भी बीजेपी में आकर वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो चुके हैं, और आप पे भी जो आरोप है उस पर क्या कहिएगा सर, आपको जवाब? देखिए, हेमंत जी, ये राजा जी को हमको लगता है कि राजघराना में जरूर है और अपने आप को राजा भी कहते हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि राजतंत्र जो है 1954 में समाप्त हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया, लेकिन अभी भी उन लोगों को राजा कहलाना, राजा कहवाना, राजा की तरह पैर छुआना, राजा साहब का जयकार हो या सुनना पसंद आता है। मैं उनसे एक चीज पूछता हूं, मान लीजिए मेरे यहाँ भ्रष्टाचार है, मैं करा रहा हूं, उनका ये कहना है, तो बगल में मिथिलेश ठाकुर मंत्री हैं, उनके यहाँ क्यों भ्रष्टाचार है? उनके यहाँ तो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री परेड से हैं, उनके यहाँ तो नहीं होना चाहिए। विधायक के हाथ में सिस्टम कुछ होता है क्या? विधायक BDO को सस्पेंड कर सकता है क्या? विधायक SDO पर कार्रवाई कर सकता है क्या? विधायक DC पर कार्रवाई कर सकता है क्या? ये कार्रवाई करने के लिए सरकार अपॉइंट है। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं डे 1 से। आपने देखा कि डे 1 से इस विषय के लिए सदन के अंदर और बाहर लगातार हमारी लड़ाई है, और आप हमको भ्रष्टाचारी बता रहे हो और बगल के मंत्री को महिमा मंडित कर रहे हो। जबकि मुझे लगता है कि हमारे डर से, भवनाथपुर विधानसभा में डर से, भय से थोड़ा कमीशन कम है, लेकिन मंत्री के यहाँ तो खुलम खुला छूट है, खुलम खुला छूट है। आप गढ़वा चले जाइए, कोई विभाग ऐसा नहीं है कि लूट का सारा सीमा पार नहीं कर गया हो। तो उनको अपने सरकार से पूछना चाहिए। आप सरकार में हैं, एक तरफ जब कोई बात आता है तो हमारे ऊपर गिरा देते हैं, और दूसरा तरफ जब बाही लेना होता है तो कहता है सरकार हमारा है। तो दोनों काम तो नहीं चलेगा, दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं चलेगा। जवाबदेही तो आपको लेनी होगी। सरकार आपका है तो जवाबदेही आप लीजिए। हम विपक्ष में हैं, हम सवाल खड़ा करेंगे। कल हम सत्ता में आएंगे तो हम जवाब देंगे।
और सत्ता में हम आ रहे हैं, जवाब देंगे, ऐसे लोगों को जवाब देंगे, ऐसे लोगों को उठा करके जेल के सलाखों में भेजेंगे। आप याद कीजिए, रघुवर जी का सरकार था, 181 डायल करने पर अधिकारी दौड़ने लगते थे। यह सरकार ने 181 क्यों बंद कर दिया? ताकि जनता का आवाज बंद हो जाए, जनता का काम नहीं हो, जनता को अधिकारी लूट सके, इसलिए 181 को आपने बंद करने का काम किया। अधिकारियों को कैसे आपने अधिकार दे दिया बालू पर जाकर के ट्रैक्टर पकड़ने के लिए? कौन होता है दरोगा ट्रैक्टर पकड़ने वाला? या तो माइनिंग डिपार्टमेंट पकड़ेगा, लेकिन रात रात भर पुलिस बालू पकड़ने के लिए घूम रहा है। किसके कहने पर? मुख्यमंत्री के कहने पर, सरकार के कहने पर। तो ये बात जवाब देना चाहिए कि ताहिर अंसारी को कितना बालू में पैसा मिलता है, कितना राजा को पैसा मिलता है और कितना मिथिलेश को पैसा जाता है। क्या यह बात सही नहीं है कि थाना पर पैसा बांधा हुआ है? क्या यह बात सही नहीं है कि अंचल पर पैसा बांधा हुआ है और ये सारा पैसा मिथिलेश ठाकुर के माध्यम से हेमंत सोरेन तक जा रहा है, जिसके चलते भ्रष्टाचार जो है बजा रहा है, जनता त्राही त्राही कर रहा है? तो जवाब तो राजा को, ताहिर को, मिथिलेश जी को और हेमंत जी को देना है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आपकी जो राजनीति है युवा से शुरू हुई थी। आपकी पार्टी, आपने जो पार्टी बनाई थी नौजवान संघर्ष मोर्चा, 2005 में जब आपने पहला चुनाव लड़ा था भारी बहुमत से आप जीते थे, तो युवाओं का खासा समर्थन आपके पास रहा है। तो युवाओं में आपकी रुचि भी रही है, युवा भी आपसे बहुत रुचि रखते हैं। नौजवान संघर्ष मोर्चा का भाजपा में विलय बहुत बड़ा प्रश्न है सर। सारे लोगों को ये प्रश्न जो है वो भाया नहीं है अच्छे तरीके से, इस पर क्या बताइएगा सर? देखिए, राजनीति में जब आप देश के स्तर पर सोच रखते हैं तो आपको यह बात तय करना पड़ता है कि राष्ट्रीयता और गैर राष्ट्रीयता, राष्ट्र के पक्ष में कौन दल है, राष्ट्रवादी विचार किसके पास है, और राष्ट्र के लिए नहीं सोच करके व्यक्ति और परिवार के लिए, वंश के लिए कौन पार्टी सोच रहा है। जब ऐसा आप कल्पना करेंगे, सोचेंगे, सोच का स्तर उठाएंगे, तब आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद के लिए जो पार्टी लड़ रही है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। हम गरीबों का लड़ाई लड़े, जेल गए, लाठी खाए, सैकड़ों आंदोलन हमने किया। किसके लिए? गरीबों का वृद्धा पेंशन मिले, गरीबों को आवास मिले, गरीबों को अनाज मिले, गरीबों को पानी मिले। और जब मैंने देखा कि ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, तो हमारा सोच और मोदी जी का सोच और मोदी जी का काम जब मुझे मिलता हुआ दिखाई दिया, साथ में राष्ट्रवाद की विचारधारा मुझे दिखाई दी, तो हम वंशवादी पार्टी को त्याग करके, वंशवादी पार्टी का साथ छोड़ करके अपना जो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाया था उसको हमने विलय करने का काम किया। ऐसे भी आप समझिए कि कोई भी जंगल से, पहाड़ से अगर कोई नदी या नाला निकलता है तो एक न एक दिन समुद्र में मिलता है, कहीं ना कहीं से माध्यम से जाकर के। तो समुद्र में मिलना है तो हम हिंद सागर में न मिलेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलेंगे। तो जब समुद्र में मिलना था तो हम भारतीय जनता पार्टी में गए, यानी हिंद महासागर में गए, अपना सागर में गए। हम बंगाल के खाड़ी में तो नहीं गए, हम अरब महासागर में तो नहीं गए। और ये जो जेएमएम वाले लोग हैं, ये जो जेएमएम वाले लोग हैं, ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं, ये जो आरजेडी वाले लोग हैं, ये अरब महासागर का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंद महासागर का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए बहुत नाप तोल करके, बहुत मंथन के बाद, बहुत चिंतन के बाद अपनी पार्टी नौजवान संघर्ष मोर्चा को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय किया है। अब तो प्रदेश की भी जिम्मेवारी है सर, उपाध्यक्ष हैं आप और कयास लगाए जा रहे हैं, सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, तो परिवार को कैसे समय दे पाते हैं सर? हम देखते हैं आपके फोटोज सोशल मीडिया पे अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर परिवार से मिलने के? नहीं, देखिए, परिवार से मोह तो सबको होता है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं तो पूरा समाज आपका परिवार होता है। हमको हर लोगों को, जैसे मेरा बाल बच्चा है वैसे हमारे जो क्षेत्र के बाल बच्चे हैं उनको भी उसी नज़र से हमको देखना है, उनके कष्ट को भी समझना है, उनके साथ हमको रह करके वही अनुभूति होती है जो परिवार के साथ होती है। जरूर परिवार एक पॉलिटिशियन के साथ एक डार्क साइड होता है। ये चमकीला भड़कीला जीवन जो आप देखते हैं, विधायक है, इतना हुजूम चल रहा है, इतना गार्ड बॉडीगार्ड मिल रहा है, इनके साथ इतनी गाड़ी आ जाती है, अधिकारी पदाधिकारी पीछे पीछे घूमने लगते हैं, तो वो चमकीला साइड जब आप देखते हैं तो उसके पीछे एक डार्क साइड हर किसी के जीवन में होता है। तो पहले परिवार त्यागता है आदमी, तब समाज को पाता है। समाज को पाना है तो परिवार को त्यागना है। अगर परिवार के बंधन में रहना है तो आप समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। आज हम लोग समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ,
जो आम लोग हैं उनसे भी आप पूछिए कि सुबह का 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक 16 से 18 घंटा प्रतिदिन प्रति क्षण मैं जनता के लिए सोता हूँ। मैं जो सोता हूँ वह मेरा समय है, उसके अलावा मेरा कोई सार्वजनिक जीवन नहीं। जो भी जीवन है वो जनता के लिए है, सार्वजनिक जीवन ही है, मेरा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है। कभी कभार महीना में 2 दिन 3 दिन हम रांची चले गए, परिवार बाल बच्चा के साथ रह लिए। उसमें भी पार्टी की इतनी मीटिंग होती है हम लोगों को कि रोज दिन भर हम लोगों को कभी प्रदेश के इस जिला में जाना है, कभी उस जिला में जाना है। तो थोड़ी मिलने के बाद उन लोगों को भी थोड़ा प्यार दुलार हम लोग देने का काम करते हैं। लेकिन समाज में जब समाज के लिए आप चिंता करते हैं तो निश्चित तौर पर समाज के लोग भी आपको प्यार करते हैं। आप देखते होंगे जब हम क्षेत्र में घूमते हैं तो हमको नेता के तरह कोई भी व्यक्ति हमसे नहीं मिलता है। जो भी मिलता है माँ के तरह मिलता है, चाचा के तरह मिलता है, काकी दादी के तरह मिलता है, बड़ा भाई के तरह मिलता है, छोटा भाई के तरह मिलता है। तो यह प्यार मैंने कमाया है। यह प्यार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह प्यार ही हमारा विटामिन है। यह प्यार ही हमारा ताकत है। और इसी ताकत पर हम जाते हैं रांची और यह आदमखोर सरकार, नरभक्षी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार से लड़ते हैं। और जो हमारे क्षेत्र का विकास का शिकार वो खाना चाहते हैं उसको छीन करके लाते हैं और अपने क्षेत्र को सजाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनसंदेश झारखंड।